मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार सारवा, सहायक प्राध्यापक इतिहास, शासकीय दूधाधारी बजरंग महिला महाविद्यालय रायपुर। आज मैं आपसे शिवाजी के प्रशासन पर चर्चा करने जा रहा हूँ। शिवाजी का नाम भारत के इतिहास में अत्यंत आदर से लिया जाता है। शिवाजी एक महान योद्धा और एक कुशल प्रशासक थे। शिवाजी ने उस नीति को अख्तियार किया जो कालांतर में हिंदू पातशाही के नाम से जाना जाता है। शिवाजी भारत के महान योद्धा एवं रणनीतिकार थे, जिन्होंने 1674 ईस्वी में पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी। शिवाजी राजे भोसले का जन्म 19 फरवरी 1630 ईस्वी को शिवनेरी महाराष्ट्र में हुआ था। उनके पिता शाहजी भोसले एवं माता का नाम जीजाबाई थी। जीजाबाई ने शिवाजी को बचपन से ही संस्कार देने का कार्य की थी। बचपन से ही उसे वीर योद्धाओं की कहानियां सुनाया करती थी। शिवाजी के मन में उन्होंने साहस और वीरता भरने का कार्य किया था। धर्म की कई ऐसे पात्रों का वो कहानी सुनाया करती थी, जिसके कारण हम कालांतर में देखते हैं शिवाजी एक ऐसा धर्म अनुरागी शासक था जो सभी धर्मों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करता था। तो आज हम शिवाजी के प्रशासन पर चर्चा करने जा रहे हैं। शिवाजी औरंगजेब के मुगल साम्राज्य से कठोर संघर्ष किया। सन 1674 में रायगढ़ में उनका राज्याभिषेक हुआ और वे छत्रपति बने। शिवाजी ने अपनी अनुशासित सेना एवं सुसंगठित प्रशासनिक इकाइयों की सहायता से एक योग्य एवं प्रगतिशील प्रशासन प्रदान किया। उन्होंने समर विद्या में अनेक नवाचार भी किए। छापामार युद्ध की नई शैली, जिसे शिव सूत्र के नाम से जाना जाता है, को विकसित किया। उन्होंने प्राचीन हिंदू राजनीतिक प्रथाओं तथा दरबारी शिष्टाचार को पुनर्जीवित करने का कार्य किया। साथ ही फारसी के स्थान पर मराठी एवं संस्कृत को राजकाज की भाषा बनाया। शिवाजी की मृत्यु 3 अप्रैल 1680 ईस्वी को रायगढ़ में हुई। इस प्रकार से भारत के इतिहास में शिवाजी का कार्य, शिवाजी के प्रशासन का हम अध्ययन करने जा रहे हैं। सबसे पहला स्थान हम आता है प्रशासनिक व्यवस्था। शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था काफी सीमा तक दक्षिणी राज्यों और मुगलों की प्रशासनिक व्यवस्था से प्रभावित थी। शिवाजी की मृत्यु के समय उनका पुर्तगालियों के अधिकार क्षेत्र के अतिरिक्त लगभग समस्त मराठा राज्य पूरे देश में फैला हुआ था। शिवाजी की पूर्वी सीमा उत्तर में बागलाना को छूती थी, जहां दक्षिण की ओर नासिक एवं पूना जिलों के बीच से होती हुई एक अनिश्चित सीमा रेखा के साथ सतारा और कोल्हापुर के जिले के अधिकांश भाग तक फैली हुई थी। इस सीमा के भीतर आने वाले क्षेत्रों को ही अभिलेखों में शिवाजी का स्वराज्य के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी कर्नाटक के कुछ क्षेत्र भी शिवाजी के स्वराज्य में सम्मिलित हुए। स्वराज्य का यह क्षेत्र 3 भागों में विभाजित किया गया था और प्रत्येक भाग की देखभाल के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त किया गया था, जो क्रमशः थे पेशवा मोरोपंत पिंगले, अन्नाजी दत्तो एवं दत्ताजी पंत। ये तीनों क्षेत्र इनके नियंत्रण में थे। शिवाजी को सहयोग प्रदान करने के लिए अष्टप्रधान नामक एक मंत्री परिषद थी। चूंकि शिवाजी का प्रशासन पूरी तरह से राजतंत्रात्मक था, राज्य की सारी शक्ति सम्राट अर्थात शिवाजी के हाथों में थी। शिवाजी के पास असीमित शक्तियां थी। वो सभी क्षेत्रों में निर्णय लेने की क्षमता शिवाजी में था, लेकिन शिवाजी को परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद थी, जिसे अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता है। अष्टप्रधान में पेशवा का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण सम्मान का होता था। पेशवा राजा का विश्वसनीय होता था। शिवाजी के अष्टप्रधान का हम संक्षिप्त विवरण देख रहे हैं। पहला स्थान आता है पेशवा। ये राज्य के प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था की देखरेख करता था।
तथा राजा की अनुपस्थिति में राज्य की बागडोर संभालता था। उसका वेतन 15,000 हूण प्रति वर्ष था। सर ए नौबत सेनापति, इसका मुख्य कार्य सेना में सैनिकों की भर्ती, संगठन एवं अनुशासन और साथ ही युद्ध क्षेत्र में सैनिकों तैनात करना आदि का कार्य हमको इनका देखने को मिलता है। फिर आता है मौमदार अर्थात अमात्य। अमात्य राज्य के आय व्यय का लेखा जोखा तैयार करके उस पर हस्ताक्षर करता था। उसका वेतन 12,000 हूण प्रति वर्ष था। वाक्यानावश, ये सूचना गुप्तचर और संधि गृह विभागों का अध्यक्ष था और घरेलू मामलों की देखरेख का कार्य भी ये करता था। सुरुनविस या चिटनीस, राजकीय पत्रों को पढ़कर उसकी भाषा शैली को देखना, परगनों के हिसाब किताब की जांच करना आदि इसके प्रमुख कार्य थे। किसके? सुरनविस एवं चिटनीस के। आगे है दबीर या सुमंत, जो विदेश मंत्री का प्रधान होता था। इसका कार्य विदेशों से आए राजदूतों का स्वागत करना एवं विदेशों से संबंधित संधि विग्रह की कार्यवाही में राजा से सलाह और मशविरा आदि प्राप्त करना। फिर आता है सदर या पंडित राव। इसका मुख्य कार्य धार्मिक कार्यों के लिए तिथि को निर्धारित करना। यह धार्मिक विभाग का प्रधान होता था। गलत काम करने वालों को, धर्म भ्रष्ट करने वालों को दंड देने का कार्य सदर या पंडित राव के द्वारा किया जाता था। ब्राह्मणों में दानों को पारा करना, प्रजा के आचरण को सुधारना, इसे दानाध्यक्ष के नाम से भी जाना जाता था। आगे है न्यायाधीश। सैनिक व असैनिक तथा सभी प्रकार के जो भी मुकदमे आते थे, इन सारे मुकदमों को सुनना इनका कार्य होता था और मुकदमे को सुनकर ये उनका निर्णय करते थे। इस प्रकार से हम देखते हैं कि शिवाजी के अष्टप्रधान में 8 मंत्रियों का समूह था, जो शिवाजी को विभिन्न अवसरों पर परामर्श देने का कार्य करते थे। इसके अतिरिक्त 2 और महत्वपूर्ण अधिकारियों का उल्लेख हमको देखने को मिलता है, पंडित राव एवं न्यायाधीश। इन सभी उपयुक्त अधिकारियों में से अंतिम 2 अधिकारी अर्थात पंडित राव और न्यायाधीश, इनको छोड़कर समय समय पर अन्य मंत्रियों को युद्ध में भी भाग लेना पड़ता था। सेनापति के अतिरिक्त सभी प्रधान ब्राह्मण थे। इन 8 प्रधानों के अतिरिक्त राज्य के पत्र व्यवहार की देखभाल करने वाले चिटनीस और मुंशी भी महत्वपूर्ण पदाधिकारी थे। शिवाजी के समय बालाजी आवजी चिटनीस के रूप में अत्यंत प्रसिद्ध थे। साथ ही साथ नीलोजी मुंशी के रूप में बहुत सम्मानित थे। ये वास्तव में कर्तव्यपरायण अधिकारी थे, जो शिवाजी के प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करते थे। आगे देखते हैं शिवाजी का प्रांतीय शासन। शिवाजी ने शासन की सुविधा के लिए स्वराज्य कहे जाने वाले विजित प्रदेशों को 4 भागों में 4 प्रांतों में विभक्त किया था। पहला उत्तरी प्रांत, इसके अंतर्गत सूरत से लेकर पूना तक का क्षेत्र शामिल था। दूसरा दक्षिणी पश्चिमी प्रांत, इसमें समुद्र तटीय प्रदेश एवं तत्कालीन बंबई के दक्षिण कोंकण का क्षेत्र शामिल था। तीसरा दक्षिण पूर्वी प्रांत, जिसमें सतारा, कोल्हापुर, बेलगांव आदि क्षेत्र शामिल थे। और चौथा था दक्षिणी प्रांत। इस प्रांत में जिंजी और उसके आसपास का प्रांत सम्मिलित था। इस प्रकार से शिवाजी का प्रांतीय शासन 4 क्षेत्रों में विभाजित था। शिवाजी ने अपने दुर्गों की सुरक्षा के लिए हवलदार, सर ए नौबत एवं सुबनिस नाम के अधिकारियों की व्यवस्था की थी, क्योंकि शिवाजी के स्वराज्य के सुरक्षा के लिए यह आवश्यक था। शिवाजी का स्वराज्य प्रदेश सीधे शिवाजी के अधीन था। प्रत्येक प्रांत महलों में विभाजित था और इसके अधिकारी जो होते थे वो सर हवलदार के नाम से जाने जाते थे।
महलों को फिर से तरफों में बांटा गया था। जैसे आज का जो प्रशासन है, केंद्रीय सरकार फिर प्रांत में विभाजित है, प्रांत से मंडल, राजस्व मंडल बनता है, मंडल जिले में विभाजित होता है और जिला तहसील में विभाजित होता है और तहसील ग्राम में। ठीक इसी प्रकार की व्यवस्था उस काल में भी हमको देखने को मिलता है। प्रांतीय महलों में बढ़ गया, महल तरफों में बढ़ गया और तरफों के जो प्रमुख अधिकारी थे वो हवलदार कहलाते थे। इस प्रकार से इसके अधीन कारकुन नामक अधिकारी भी होते थे। तरफ फिर मौजा अर्थात गांव में बटे हुए थे। इस प्रकार से गांव सबसे छोटी इकाई थी। इसमें पाटिल या पटेल होते थे, इनका सहायक कुलकर्णी भी होता था। तो इस प्रकार से प्रांतीय प्रशासन जो पूरी तरह से विकेंद्रीकरण व्यवस्था पर आधारित थी। सैन्य व्यवस्था, शिवाजी उन शासकों में से एक थे जिन्होंने राज्य सत्ता का भोग वरदान में नहीं प्राप्त किया था। शिवाजी ने खूब संघर्ष किया था। छोटे से जागीरदार के पुत्र के रूप में उनका जन्म हुआ था और अपनी प्रतिभा के बल पर उन्होंने एक विशाल क्षेत्रों पर अपने साम्राज्य स्थापित किए थे। उनके नाम से मुगल सत्ता कांपती थी। दक्षिण के जितने भी और मुस्लिम सत्ता थी वे शिवाजी को कालांतर में चौथ और सरदेश मुखी प्रदान करते थे। इससे स्पष्ट होता है कि शिवाजी की सैन्य शक्ति अत्यंत मजबूत थी। शिवाजी के लिए एक शक्तिशाली सेना की आवश्यकता थी। केवल आवश्यकता ही नहीं बल्कि शिवाजी के लिए इस समय अनिवार्य भी थी। शिवाजी की मृत्यु के समय उसकी सेना में लगभग 45,000 पागा और 60,000 घुड़सवार एवं 1 लाख पैदल सैनिक थे। देखिए, इतनी विशाल सैनिक शिवाजी ने गठित की थी। शिवाजी की सेना 3 महत्वपूर्ण भागों में विभक्त थी। पहला, पागा सेना। यह शिवाजी की सेना का महत्वपूर्ण अंग था। शिवाजी की इस नियमित सेना के घुड़सवारों को व्यक्तिगत घुड़सवार या राजकीय घुड़सवार कहा जाता था। शिवाजी की सेना श्रेणियों में विभाजित थी। 25 साधारण सैनिकों के ऊपर 1 हवलदार होता था। 5 हवलदारों के ऊपर 1 हजारी, 5 1 हजारी के ऊपर 1 5 हजारी वहन किया जाता था। पागा सेना सर नौबत अधिकारी के अधीन होती थी। 25 घुड़सवारियों की एक टुकड़ी को एक भिस्ती एवं एक नालबंद प्रदान किया जाता था। पागा या शाही घुड़सवारों को बरगीर के नाम से पुकारते थे। दूसरा है सिलहदार। अस्थायी घुड़सवारों का दल सिलहदार सेना का दूसरा भाग था। इस श्रेणी के सैनिकों को अपना घोड़ा एवं साजो सामान के सभी खर्च स्वयं उठाने पड़ते थे। देखिए, दोनों अंतर आ रहा है, पागा और सिलहदार। पागा राज्य की सेना होती थी और सिलहदार एक प्रकार से व्यक्तिगत सैनिक होते थे। सरकार की ओर से वेतन न प्राप्त करने वाली सेना की इस टुकड़ी को तभी बुलाया जाता था जब इसकी आवश्यकता होती थी। एक प्रकार से ये सुरक्षित सेना के रूप में साम्राज्य में विद्यमान थी। इन सैनिकों को युद्ध के समय लड़ाई भत्ता मिलता था। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलता था। एक प्रकार से यह इनके जीविकोपार्जन का साधन था। फिर आता है पैदल। शिवाजी की पैदल सेना में मावल के बहादुर वीरों की संख्या सबसे अधिक देखने को मिलती है। इनके साजो सामान एवं हथियारों पर राज्य के द्वारा काफी धन खर्च किया जाता था। पैदल सेना में अधिकारियों का पद विभाजन किया गया था। 9 सैनिकों या पायकों का अधिकारी नायक कहलाता था। 10 नायकों का 1 हवलदार होता था। 2 या 3 हवलदारों का 1 अधिकारी जुमलादार होता था। 10 जुमलादारों का अधिकारी 1 हजारी था और 7 1 हजारियों का अधिकारी 1 7 हजारी होता था। तो इस प्रकार से यह सैनिक पदक्रम था। पैदल सेना में 5 हजारी पद नहीं था। ये महत्वपूर्ण बात। शिवाजी को मुस्लिम सेना पर भी विश्वास था और कई मुस्लिम व्यक्ति शिवाजी की सेना में
कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर रहे थे। शिवाजी की सेना में गुप्तचर, तोपखाना एवं समुद्री बेड़ों की भी व्यवस्था थी। सेना को जागीर के रूप में वेतन मिलने का कोई भी प्रमाण नहीं मिलता। सेना के साथ युद्ध में स्त्रियों का जाना वर्जित था। देखिए, पानीपत के तृतीय युद्ध में सदाशिवराव भाऊ के साथ बहुत सारे स्त्रियां चली गई थी, लेकिन शिवाजी के समय में युद्ध के समय स्त्रियों का जाना वर्जित हमको देखने को मिलता है। आगे है भू राजस्व एवं प्रशासन। शिवाजी ने भू राजस्व एवं प्रशासन के क्षेत्र में भी अनेक कदम उठाए थे। इस क्षेत्र की व्यवस्था पहले बहुत अच्छी नहीं थी, क्योंकि शिवाजी के पास था ही कुछ नहीं। मलिक अंबर की राजस्व व्यवस्था में शिवाजी को एक आदर्श दिखाई दिया, किंतु उन्होंने पूरी तरह से मलिक अंबर की राजस्व व्यवस्था को अपनाया नहीं था, उसका अंधानुकरण नहीं किया था। मलिक अंबर तो माप की इकाइयों का मानकीकरण करने में असफल रहा था, किंतु शिवाजी ने एक सही मानक इकाई स्थिर कर दी थी। उन्होंने रस्सी के माप के स्थान पर काठी और मानक छड़ी का प्रयोग प्रारंभ करवाया। 20 छड़ियों का 1 बीघा होता था और 120 बीघे का 1 चावर होता था। तो इस प्रकार से भू राजस्व व्यवस्था शिवाजी ने अपनाया था। नया राजस्व निर्धारण। शिवाजी के निर्देशानुसार सन 1679 ईस्वी में अन्नाजी दत्तो ने एक विस्तृत भू सर्वेक्षण करवाया, जिसके परिणाम स्वरूप एक नया राजस्व निर्धारण हुआ। कुल उपज का 33% राजस्व के रूप में लिया जाता था। राजस्व नगद या वस्तु के रूप में चुकाया जाता था। कृषकों को नियमित रूप से बीज, खाद, पशु खरीदने के लिए ऋण दिया जाता था। अकाल या फसल खराब होने की आपात स्थिति में उदारता पूर्वक अनुदान एवं सहायता प्रदान की जाती थी। नए इलाके बसाने को प्रोत्साहन देने के लिए किसानों को लगान मुक्त भूमि प्रदान की जाती थी। राज्य के आय के स्रोत। शिवाजी के शासनकाल में राज्य की आय के 2 और स्रोत थे, सरदेशमुख और चौथ। उनका कहना था कि देश के लोगों के हितों की रक्षा के बदले उन्हें सरदेशमुखी लेने का अधिकार है। चौथ के संबंध में इतिहासकार एक मत नहीं है। महादेव गोविंद रानाडे के अनुसार यह बाह्य शक्ति के आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करने के बदले लिया जाने वाला कर है। वहीं सरदेसाई का विचार था कि शत्रुता रखने वाले अथवा विजित क्षेत्रों से वसूल किए जाने वाला कर है। सर जदुनाथ सरकार के अनुसार यह मराठा आक्रमण से बचने की एवज में वसूले जाने वाले शुल्क से अधिक कुछ नहीं। दक्षिण के सुल्तानों और मुगलों ने मराठों को अपने इलाकों से ही दोनों कर वसूल करने का अधिकार दिया था। कौन कौन से? चौथ और सरदेशमुखी। मराठा साम्राज्य की स्थापना। अपने मृत्यु से पूर्व ही शिवाजी ने मुगलों, बीजापुर के सुल्तान, गोवा के पुर्तगालियों और जंजीरा स्थित अबिसिनिया के समुद्र डाकुओं के प्रबल प्रतिरोध के बावजूद दक्षिण में एक स्वतंत्र हिंदू राज्य की स्थापना किया था। धार्मिक आक्रामकता के इस युग में वह लगभग अकेले ही धार्मिक सहिष्णुता के समर्थक बने रहे। उनका राज्य बेलगांव से लेकर तुंगभद्रा नदी के तट तक समस्त पश्चिमी कर्नाटक में विस्तृत था। इस प्रकार शिवाजी एक साधारण जागीरदार के उपेक्षित पुत्र की स्थिति से अपने पुरुषार्थ द्वारा ऐसे स्वाधीन राज्य के शासक बने जिसका निर्माण स्वयं उन्होंने ही किया था। उन्होंने उसे एक सुसंगठित शासन प्रणाली एवं सैन्य संगठन द्वारा सुदृढ़ करके जनसाधारण का भी विश्वास प्राप्त किया। जिस स्वतंत्रता की भावना से वे स्वयं प्रेरित हुए थे, उसे उन्होंने अपने देशवासियों के हृदय में भी इस प्रकार प्रज्वलित कर दिया कि उनके मरणोपरांत औरंगजेब द्वारा उनके पुत्र का वध कर देने, पौत्र को कारागार में डाल देने तथा समस्त देश को अपनी सैन्य शक्ति द्वारा रौंद डालने पर भी वे अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने में
समर्थ हो सके। उन्होंने मराठा जाति में वो प्राण फूंक दिए थे कि मराठा जाति अपनी स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखने में सफल रहे। वे अपने प्राण की बाजी लगा दिए क्योंकि उन्होंने शिवाजी के आदर्शों से सीखा था। उसी से भविष्य में विशाल मराठा साम्राज्य की स्थापना हमको देखने को मिलता है। शिवाजी यथार्थ में एक व्यवहारिक और आदर्शवादी व्यक्ति थे। शिवाजी के व्यक्तित्व का हम मूल्यांकन करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। भारत के जिन वीरों ने अपनी असाधारण वीरता, त्याग और बलिदान से भारत भूमि को धन्य किया है, उनमें वीर शिवाजी का नाम अग्रगण्य है। मातृभूमि भारत की स्वतंत्रता एवं गौरव के रक्षक वीर शिवाजी एक साहसी सैनिक, दूरदर्शी इंसान, सतर्क व सहिष्णु देशभक्त थे। उनकी चारित्रिक श्रेष्ठता, दानशीलता के अनेक उदाहरण गौरव गाथा के रूप में मिलते हैं। वे महाराष्ट्र के ही नहीं, समूचे मातृभूमि के सेवक थे। वे हिंदुत्व के नहीं, राष्ट्रीयता के पोषक थे। शिवाजी एक समर्पित हिंदू होने के साथ ही साथ धार्मिक सहिष्णु भी थे। उनके साम्राज्य में मुसलमानों को पूरी तरह से धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त थी। कई मस्जिदों के निर्माण के लिए शिवाजी ने अनुदान किया। उनकी सेना में मुसलमान सैनिक भी थे। शिवाजी हिंदू संस्कृति को बढ़ावा देते थे। वो एक अच्छे सेना नायक के साथ साथ एक अच्छे कूटनीतिज्ञ भी थे। कई जगहों पर उन्होंने सीधे युद्ध लड़ने के बजाय छापा मार युद्ध का सहारा लिया, जिसके कारण वो हर बार बड़े से बड़े शत्रु को मात दे देते थे। शिवाजी महाराज की गनिमी कावा नामक कूटनीति, जिसमें शत्रु पर अचानक आक्रमण करके उसे हराया जाता था। इस प्रकार शिवाजी का जो कार्य था भारतीय इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण था। शिवाजी के द्वारा स्थापित प्रशासन व्यवस्था, जिसमें अष्टप्रधान महत्वपूर्ण था। शिवाजी की सैन्य व्यवस्था, शिवाजी की राजस्व व्यवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण रही। इस प्रकार से हम शिवाजी के राजस्व व्यवस्था पर, शिवाजी के सैन्य व्यवस्था पर, शिवाजी के केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था पर चर्चा किया। जहां तक मेरा विचार है, आप शिवाजी के प्रशासन व्यवस्था से अच्छी तरह से परिचय प्राप्त कर लिए। यदि किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी आपके समक्ष उपस्थित होता है तो उसे मुझ तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि मैं आपके समस्या का निदान कर सकूं। धन्यवाद।